नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं IMS टीवी SRMU। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रज़ाउर रहमान सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज का हमारा विषय है योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लाई गई है निजी विश्वविद्यालयों के लिए पॉलिसी, उस पे जो मान्यता के लिए, तो क्या आपकी उस पर राय है सर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग दिस टॉपिक। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम इन चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हो रहा है और मैं इसका तहे दिल से वेलकम करता हूँ जो ये कमेटी बनाई है, जो समिति बनाई है, इसलिए कि किसी भी एकेडमिक, किसी भी शिक्षण संस्थान में तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं: एकेडमिक एफिलिएशन, अप्रूवल। ये तीनों चीज़ों में हर कोर्स में नॉर्म्स अलग हैं, हर कोर्स में कुछ बॉडीज़ एक्सटर्नल इन्वॉल्व होती हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटी की बॉडी इन्वॉल्व है तो कहीं पे और काउंसिल्स इन्वॉल्व हैं। इसके लिए जो मुख्यमंत्री ने किया है ये प्रोएक्टिव स्टेप कहलाएगा कि इससे पहले कि और ज़्यादा इश्यूज उठें, लोगों को और भ्रम पैदा हो, ये ना कोई मैसेज जाए, ये ना संदेश जाए कि इसके साथ फेवर हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये समिट गठित करके उन्होंने आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए टीम को तैयार कर रहे हैं। जितनी हमारी एकेडमिक और ये एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसे वो तैयार कर रहे हैं और किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। सर, जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, लखनऊ में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी मान्यता नहीं है या मान्यता प्राप्त नहीं है सर, वो भी अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं और वहाँ एडमिशन्स भी हो रहे हैं। लेकिन सर, इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये कैसे हेल्प कर सकता है कि मान्यता कैसे प्राप्त कराने में? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि हमने बताया कि मान्यता में दो चीज़ें होती हैं। एक तो मान्यता जिसे हम लोग अप्रूवल बोलते हैं और एक होता है एफिलिएशन। कॉलेज में भी हमारे दो कैटेगरी होती है। एक तो हमारा कॉलेज जो कि किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, एक हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो खुद अपने आप में यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का जो लीगल स्टेटस होता है कि वो यूजीसी नॉर्म के हिसाब से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट वो अपने गवर्नमेंट उससे चलाती है, उसका भी गजट में आता है कि हम ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की बना रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल गजट में आता है, सरकार के उसमें दस्तावेज में आता है कि यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई, यूनिवर्सिटी बनाई गई अंडर सेक्शन 2F यूजीसी का जो एक्ट है 1956 में। तो हम आपको ये चीज़ बहुत क्लियर कर दें कि ये मीडिया ड्रिवन और या जो लोग इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं वो कहते हैं कि बिना मान्यता का कोई भी कॉलेज है वो तभी चलता है जब वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होता है। कोई यूनिवर्सिटी तभी चलती है जब वो यूजीसी से या स्टेट गवर्नमेंट से क्रिएट की जाती है, बाद में वो यूजीसी उसे डिफरेंट कोर्सेज के लिए उसे मान्यता, वो मान्यता भी नहीं बल्कि होती वो अपनी लिस्ट में उसे इंक्लूड करती कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लीगल एंटिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आप यूजीसी की साइट पे जाएं, कोई नहीं कभी जाता है कि यूजीसी की साइट पे वहाँ फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट पड़ेगी। जो फेक नहीं है वो इसका मतलब वो लेजिटमेट हैं, इसका मतलब कि वो वैध है, वरना उनके लिए वो लिस्ट में आ जाता। तो एक तो जो कॉलेज चला रहा है वो अफिलिएशन यूनिवर्सिटी देती है, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जिसे हम संबद्धता बोलते हैं। संबद्धता कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दूसरे को नहीं दे सकती। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर है? दूसरा जो है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, दूसरा ये है कि जब वो कोई कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है या हमारे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएट है, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी के सारे जो मापदंड हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं, वो उसे फुलफिल कर रहा है, उसके सारे नियम, तभी उसे एफिलिएशन। क्योंकि वो कोई भी कॉलेज अपना कोर्स नहीं चला सकता, नंबर वन। दूसरा क्या होता है जानते, इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये आती है कि जैसे यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, नाम सुना है। अब उसके 500 प्लस कॉलेजेस उससे एफिलिएट हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सब मिला के। अब 500 कॉलेज में उसका एक सिस्टम है कि अप्रूवल तो एक बार दिया, बाकी हर साल वो रिन्यूअल देती है। अप्रूवल का मतलब कि हमने जाके देखा कि हमारे यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग पूरा नॉर्म पूरा कर रहे हैं, इनके पास क्लासरूम सही है, लैब है, पार्किंग है, ड्रिंकिंग वाटर का है,
और बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है, बैरियर फ्री जिसमें कि हमारे जो हैंडीकैप या व्हील चेयर पे लोग जा सकें, दिव्यांग लोग भी जा सकें, वो सारा वो करके और जियो टैग करते हैं, तब वो अप्रूवल कहलाता है। लेकिन हर साल थोड़ी किसी यूनिवर्सिटी, मान लिया एक बार यूनिवर्सिटी यहाँ बन गई तो हर बार थोड़ी जियो टैग करेंगे। हाँ। फिर क्या होता है, रिन्यूअल सिस्टम होता है, नवीनकरण जिसे हम बोलते हैं। क्या हम लोगों का पासपोर्ट बनता है 10 साल बाद नवीनकरण होता कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। डीएल का नवीनकरण होता कि नहीं होता? 25 साल बाद यहाँ तक कि 15 साल के बाद अब गाड़ी का भी आपका री रजिस्ट्रेशन होने लगा। फिटनेस तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डिबेट वो लोग करते हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। जिन्हें जानकारी होती है उन्हें कोई डिबेट में बुलाता नहीं है। भाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुलाए, कभी कभी क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी इतनी नहीं होती है। तो हम आपको बता दें, जो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से AKTU से जो एफिलिएट है तो वो नॉर्म पूरे कर रहा है। अब दूसरी चीज आती है, कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका कि काउंसिल से होता है। एक तो हो गया अफिलिएशन, हाँ। एकेडमिक वो अंदर उसका पढ़ाना हो गया। उसका काम ही है, फैकल्टी की पूरी लिस्ट जाती है, वरना उन्हें एफिलिएशन नहीं मिले। देन व्हाट हैपेंस कि जब काउंसिल इन्वॉल्व होती, कुछ कोर्सेज में बड़ा टेक्निकलिटीज होती हैं, जैसे फार्मेसी है तो वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके लिए, जैसे कि लॉ है उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे कि एग्रीकल्चर काउंसिल, और ऐसे ही जैसे मेडिकल का है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर BDS कोई डेंटल कोर्स करता है तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग BSc नर्सिंग करता है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारी काउंसिल्स हैं, क्योंकि ये बॉडीज इसलिए क्रिएट की गई कि ये लोग करंट ट्रेंड के हिसाब से ये बताएं कि क्या क्या चीजें चाहिए। जैसे कि फार्मेसी काउंसिल क्यों पिक्चर में आती है, इसलिए आती है क्योंकि वो कहती कम से कम फर्स्ट ईयर में जो करिकुलम है, मॉडल करिकुलम, उसमें 10 लैब बच्चों को कराना आता है, 10 लैब्स। तो वो देखें वो उतनी सफिशिएंट लैब्स अवेलेबल हैं कि नहीं। इसका मतलब जब पहली बार अप्रूवल मिलता है तो उसे सब वो करना पड़ता है। मेडिकल काउंसिल है, अब जिसे नेशनल मेडिकल काउंसिल MCI पहले जिसे हम बोलते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब उसने कहा कि 300 का अगर आपका बेड नहीं होगा तो हम आपको MBBS का कोर्स नहीं दे सकते। एक हॉस्पिटल हो आपका 300 बेड का, इमरजेंसी हो, हॉस्टल बिल्डिंग हो, गर्ल्स बॉयज का अलग अलग, जियो टैग करती है टीम, आती है वीडियो बनाती है फिर अपलोड करती है, जियो टैग करती है कि ये फैकल्टी है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में देगी तो पहले वो फर्स्ट ईयर के फैकल्टी देखेगी, वो कोई भी फाइनल ईयर का थोड़ी अपॉइंट करेगा, वो बैठक करेगा क्या। तो वो फर्स्ट ईयर की फैकल्टी उन्होंने देखी, उन्होंने कहा यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकेडमिक ब्लॉक है, टीचिंग ब्लॉक है। तो वो जो है, जैसे आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज चले जाए, अब वहाँ पे कलाम सेंटर है, वो है क्या, कलाम सेंटर कोई टेक्निकल नहीं है, वो सिर्फ क्लासरूम के लिए बनाया गया। क्योंकि UGC ने ये कहा, NAC ने ये कहा कि बच्चों को हर जगह जाना पड़ता है, तो बेहतर है कि एक एकेडमिक ब्लॉक बनाए यूनिवर्सिटी। आज वो A++ उसने NAC से लिया है। हम लोग रामस्वरूप है, अब यहाँ पे एक्रेडिट है, हम कैसे कोई चीज छुपा सकते हैं, बिल्कुल नहीं छुपा सिर्फ रिन्यूअल की प्रॉब्लम आती है। इसीलिए जो मुख्यमंत्री ने किया है कि ये समिति बना दी है ताकि लोगों का ये कंफ्यूजन तो दूर हो कि कहाँ पे मान्यता लेना है, कहाँ पे हमें संबद्धता लेना है, अफिलिएशन लेना है, कहाँ पे हमें अप्रूवल लेना है। अप्रूवल जो है फर्स्ट टाइम होता है, रिन्यूअल हर साल होता है, UPTU हर साल इन्वाइट करती है, उसकी फीस होती है, आप ऑनलाइन फीस जमा करिए, सारा डेटा अपना जमा कर दिए कि हमारे यहाँ इतने बैचेस चल रहे, इतने नेक्स्ट ईयर का वो आपको ऑनलाइन ही लेटर भी भेज देती है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, आजकल के बच्चों में बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है कि कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, कॉलेज आएंगे नहीं, फिर जब वो एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको डिग्री मिलती है तो वो कहेंगे कि मतलब कहीं पे भी जॉब के लिए या उसके लिए जाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि ये डिग्री फर्जी है। तो सर इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, डिग्री तो फर्जी हो नहीं सकती, बशर्ते कि उसे कोई आदमी प्रिंट करके कहीं और से दे दे। नंबर 1, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, अटेंडेंस इंटरनल मैटर होता है। UGC की गाइडलाइन ये है कि भाई, और AICT और जो काउंसिल्स हैं कि 75% बच्चों की अटेंडेंस कराई जाए, तो वो यूनिवर्सिटी कोशिश कर सकती है। अब कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत से वो रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, इंटरनल देना पड़ेगा।
जो बॉडी एग्जाम देती है वही डिग्री अवार्ड कर सकती है। फेक डिग्री कब कहलाती है? जब हमसे सवाल पूछा जाए कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे एक हमने कहीं पे इंटरव्यू में खुद ही कर रहा था, मैंने कहा कि ये बताओ 3 राइटर बताओ जो आपने स्टडी किए हो एडवर्टाइजिंग में, 3 राइटर बताओ इकोनॉमिक्स के, 3 राइटर बताओ बिजनेस लॉ के। अब वो इसलिए नहीं बता सका क्योंकि उसके सीवी में लिखा हुआ था कि वो डिस्टेंस लर्निंग। ये जो है डिस्टेंस लर्निंग का जो कोर्स है ये भी लॉफुल है, इलीगल या अवैध नहीं, फेक नहीं, क्योंकि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी इग्नू जिसे हम लोग बोलते हैं, सब जानते हैं इग्नू का क्रिएशन हुआ था। जी जी बिल्कुल बात है सर। उसी एक्ट में जो है डिस्टेंस एजुकेशन अलाउ है, लेकिन डिस्टेंस में क्योंकि कोई जाता नहीं है और सबको दे दिया गया, इग्नू में अगर है तो आपको सारी चीजें आएंगी। प्राइवेट सेक्टर में होता है कि लोग कहते हैं अरे बच्चे ने ये एक्सक्यूज दे दी, ये एक्सक्यूज दे दी कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एग्जाम देता है। तो हम समझ गए कि क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसने बुक्स पढ़ी नहीं होंगी, उनके स्टडी मटेरियल होते हैं, पढ़ के अपने पास हो गए। सर अभी कुछ लोगों का कहना था कि जब ये समिति बनी है, कुछ लोगों का कहना है कि जो बनाया गया इसको और उसके बाद जो मतलब इस पे कई लोगों का विरोध प्रदर्शन रहा सबसे पहला तो, और दूसरा ये कहना रहा कि उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन के मामले में पीछे होता जा रहा है। तो इस पे आप क्या राय देंगे कि सरकार की तरफ से ये वाकई में ये फैक्ट डेटा है कि ये मतलब एक मिसलीड किया जा रहा है पब्लिक को कि दिखाने के लिए कि सरकार ऐसा ऐसा नहीं कर रही है एजुकेशन के लिए? देखिए ऐसा नहीं, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एजुकेशन में यूपी पहले भी बहुत आगे था, आज भी यूपी में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो जितनी भी हैं स्टेब्लिश्ड ऑलरेडी, वो अपना पूरा बेहतर कर रही हैं। अभी जैसे यहाँ पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसे A++ मिला। A++ पूरे ऑल इंडिया में 15 यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से एक वो है। हुआ ये कि जब प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था वो कहीं ना कहीं पे उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। जैसे कि हम जब कंपेयर करने लगते हैं तो क्या करते हैं कि हम साउथ इंडिया से भी करते हैं, हम महाराष्ट्र से भी करते हैं, हम गुजरात से भी करते हैं, पंजाब से। कंपेरेटिव टर्म होता है हमेशा, अच्छा ये बुरा रिलेटिव होता है, ना तो कोई कंप्लीट अच्छा होता है ना कोई कंप्लीट, एब्सोल्यूट टर्म्स में ना कोई बुरा होता है ना अच्छा होता है। तो रिलेटिव टर्म्स में देखें तो साउथ इंडिया में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, और आज से नहीं उस वक्त से प्रमोट कर रहे थे जब हम यहाँ पे पॉलिटिकल बिल्कुल उथल पुथल मचने लगी थी। यहाँ पे 1986-87 से यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही वोलेटाइल होती चली गई, डिफरेंट इश्यूज आते चले गए, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस, हालांकि गवर्नमेंट का अपना बजट रहा, जैसे कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आज भी इंडिया में हमारे यहाँ है। सर इंडिया में मेडिकल कॉलेज ज़्यादा है, मैं मानता हूँ ये चीज़ को, लेकिन सर लोग जो पढ़ाई करने जाते हैं वो रशिया या यूक्रेन क्यों जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने? वो ये इसका सर उसका देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है MBBS में BDS एडमिशन के लिए, नीट कहलाता है, जानते हो? हाँ जानता हूँ। नीट जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें हमारे जो गवर्नमेंट सीट्स हैं पूरे ऑल इंडिया में वो 53,000 सीट्स हैं। ओके, इस बार हम इसी बार का डेटा ले लें, 11 लाख समथिंग बच्चों ने उसमें क्वालिफाई किया, मीन्स दे आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। इफ दे आर एडमिटेड दे विल परस्यू MBBS कोर्स और BDS कोर्स। ओके, यस सर। हमारे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी जो ट्यूशन फी है कहीं पे भी ज़्यादा मतलब 50,000 या 60,000 70, इससे ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम कहीं कहीं पे गई है तो 80-90 हज़ार पर एनम। प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ कि जो एजुकेशन में लोग आए हैं, तो जाहिर बात है कि प्राइवेट जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनाना कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो है तो एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्री वाला, वो क्या ट्रीट करेगा इसे, मेडिकल कॉलेज को, वो एजुकेशन नहीं, उसके लिए ये इंडस्ट्री, क्योंकि उसका मोटिवेशन क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो क्यों चलाएगा?
तो होता क्या है कि हमारे यहाँ पे फी स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट तय करती है, तो आपको बता दें कि एक्सेप्ट 1-2 स्टेट जहाँ पे कि प्राइवेट एमबीबीएस की फीस जो है 8-10 लाख रुपया है, 8 to 10 लाख मतलब है, वो भी साउथ इंडिया में। जैसे कि 10 से 12 लाख कर्नाटक में है, 7 to 8 लाख केरल में है। लेकिन जैसे ही आप इधर बढ़ते चले जाएं, फीस बढ़ती चली जाती है। इवन साउथ इंडिया में भी आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, दे आर चार्जिंग गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ। मैं कोई ऐसा नहीं कि क्योंकि वो अपने मन से नहीं कर सकते, उन्हें गवर्नमेंट में भेजना पड़ता है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो प्राइवेट होती है, उनकी फीस 30 लाख तक है पर एनम। अब 30 लाख मीन्स कि 4.5 ईयर्स की आप कैलकुलेट कर लीजिए। यही 30 लाख में रशा से वो करके आ जाता है। तो रशा में सिर्फ आप नीट क्वालिफाइड हैं, फिर वो एक अपना टेस्ट लेते हैं। और भी कंट्रीज में जाते हैं, जैसे अभी यूक्रेन में भी जाते थे, तो वो अपना टेस्ट भी लेते हैं। लेकिन वो नीट का इसलिए क्योंकि उन्हें लौट के आके एक टेस्ट भी देना होता है, जो कि अब सभी को देना है। पहले वो सिर्फ फॉरेन मेडिकल FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, अब वो सभी को देना होगा। अब वो हो गया है एग्जिट, नेशनल एग्जिट एग्जाम। तो ये जो है नेक्स्ट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम अब शुरू होगा, उसमें इंडिया से जो एमबीबीएस कर रहे हैं उन्हें भी देना होगा, जो रशिया से आए हैं, नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं या जॉर्जिया से आए हैं, सभी को देना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान से आए, कहीं से भी आए हैं, वहां से जो है। अभी रशिया में जैसे है, रशिया में क्या है कि वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है। वहाँ पे दो कैटेगरी के हैं, जैसे अपने इंडिया में है, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, स्टेट यूनिवर्सिटीज थी। ऐसे ही वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, उसमें लगा रहता फेडरल यूनिवर्सिटी, वर्ड लगा रहता बाकायदा। कभी भी आप रशिया की यूनिवर्सिटी में देखें कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक है कजान मेडिकल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके यहाँ इंटरनेशनल, अपने यहाँ तो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है वहाँ पे, अपने वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से भी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं करते। अब 35 लाख मैक्सिमम 40 लाख में पूरा एमबीबीएस करके 6 साल में रहना खाना पीना करके चला आता है। कहाँ उसे यहाँ पे 35 लाख 30 लाख 25 लाख 18 लाख पर एनम देना पड़ता है। सर मैं अभी एक रिसेंटली एमबीबीएस के स्टूडेंट से मिला था, तो सर मतलब वो नीट क्वालिफाइड था और वो बहुत अच्छे दिल्ली के कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, प्राइवेट कर रहा है। तो सर मुझे उसने अपनी फ़ीस बताई, तो सर आई वाज शॉक्ड दैट ही टोल्ड मी 2 CR ऑल ओवर द ईयर, टोटल 5 इयर्स कोर्स 2 CR। नहीं, 5 इयर्स का नहीं होता है ये, 5.5 इयर्स का होता है। फीस पड़ती है 4.5 इयर्स की। यस सर। हाँ, दिल्ली में नहीं, नोएडा में रहा होगा, मे बी सर, दिल्ली नोएडा NCR साइड सर। तो सर ही वाज टेलिंग दैट ऑल ओवर एक्सपेंस मिला के मतलब 4 CR तक का मेरा मतलब पहुंच रहा है। तो सर इस पे मतलब कि इतने सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है सर, वो इतनी महंगी फीस मतलब चार्ज कर गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है। नहीं सर, तो इस पे मतलब आपका क्या कहना है कि जो मतलब गवर्नमेंट अप्रूव भी है, तो सर मतलब इनके लिए भी तो कोई नॉर्म्स वगैरह लाने चाहिए। उनके लिए नॉर्म है कि वो इतनी फैकल्टी रखेंगे, इतना सब रखेंगे। होता क्या है कि वहाँ पे फैकल्टी हाईली पेड होती है और कास्ट ऑफ रनिंग हॉस्पिटल इज़ वेरी हाई। अब जैसे वहाँ पे 2 CR तो नहीं, शायद वो कैलकुलेट नहीं सही तरीके से कर पाया, लेकिन कोई भी NCR में यूनिवर्सिटी 1.2 से ऊपर नहीं है पूरे 5.5 साल। क्योंकि आप 4.5 साल के बाद 1 साल इंटर्नशिप होती है, उसमें पैसा देना कंपलसरी होता है। हाँ सर, वो बता रहा तो वो हॉस्टल वगैरह का उसके निकल जाता है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाया या क्या उसे दिक्कत है। लेकिन किसी की भी वहाँ पे एक, जैसे कि NCR में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसकी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी 1.2 करोड़ है। ओके। हाँ, ये ऐसा है, तो वो शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो गया क्या हुआ। लेकिन कास्ट इतनी हाई है कि जब तक हम चीज़ों को करेंगे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं होगा कि हम इनके जो इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं। अब जैसे कि तकरीबन 3.5 करोड़ का मशीन आती है MRI की। यस सर। अब वो कोई इंस्टॉल कर रहा है 5 करोड़ की, मतलब अच्छी एडवांस लेवल का आती, तो यार 5 करोड़ की जो मशीन लगाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो वो लाएगा कहाँ से पैसा। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी हाई है। दूसरा, गवर्नमेंट इनके इवेल्युएट भी नहीं करती है। कोई ऐसी कमेटी हो जो
ये चीजें इवेल्युएट हाँ करें। सर, तो इस पे मतलब आपकी क्या राय है कि ये कमेटी, मतलब ये अभी तक तो ऐसा कोई एज सच कमेटी बनी भी नहीं है। नहीं, कमेटी नहीं, हर स्टेट की अपनी फी कमेटी होती, जैसे हाँ। यूपी की भी है। हाँ हाँ। अब यूपी में थोड़ी फीस पहले कम थी, लेकिन इस साल 2025 में उनकी फीस कम के चक्कर में वो हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट का जो आदेश है वो सभी पे लागू है। लागू होगा। अब उसमें कुछ कॉलेजेस की फीस 13 लाख थी, अब उनकी 19 लाख हुई। तो ये तो अब मतलब क्योंकि कि हाई कोर्ट ने किया है इसे, अब उन्होंने अपने क्या पेपर्स दिए, उनके क्या खर्चे थे, अब इस पे तो हम कोई मतलब टिप्पणी 13 नहीं लाख से करेंगे। सीधे 19 लाख रुपए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, आप अब कर दो उन्होंने उसको। डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट हाँ। ऐसे तो नहीं, ब्लाइंडली तो नहीं करेगा। हाँ। हाई कोर्ट एक अपना उसका एक्सपर्टीज होता है, उसका डोमेन होता है, हम्म। लेकिन वो करेगा तो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन पे ही करेगा। तो हमारे पास अभी भी लगता है इवेल्युएट करने के लिए, और हर सेक्टर में, ये नहीं है कि सिर्फ उसी का हो। सर लेकिन एक इवैल्यूएशन का एक टाइम लिमिट या टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है सर, ये ये कहीं ना कहीं बताइए। होना चाहिए। गवर्नमेंट शायद अब इस पे आगे चल के काम करेगी, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन अभी क्या इमीडिएट टारगेट था कि हमें नंबर ऑफ कॉलेजेस को बढ़ाएं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ें, लोग बाहर जाने के बजाय हमारे यहाँ पे पढ़ें। बाकी जो हैं बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीट्स मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि 11-12 लाख क्वालिफाई करते हैं। पूरे इंडिया में इस साल 1,18,000 सीट्स थी, बाकी कहाँ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग ने देखा और सुना, मेरे साथ मैं हूं आपका होस्ट तुषार टंडन, IMS TV SRM। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। जो मैं बेहतर था बता सकता था उतना।